बहुत अच्छी बात आपने कही और मेजॉरिटी मैं समझती हूँ आज समाज में कहीं न कहीं बड़े शहरों में विशेष ऐसा देखने को मिलता है कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को इतना बड़ा किया, समझदार बनाया, जी। पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, काबिल बनाया और एक समय आता है कि वही बच्चों को ऐसा लगता है कि माता-पिता हमारे कंपैटिबल नहीं है या हम जिस सोसाइटी में हैं जहाँ पर है तो वहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि पता नहीं हम अगर अपने माता पिता को ले जाएंगे उनके अंदर वो मैनर्स नहीं होंगे तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो बच्चे फिर कहीं न कहीं अपने आप को छोटा समझने लगते हैं कि माँ बाप को साथ में नहीं रखना है। कभी भी अगर हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, कोई भी आ जाते हैं तो वो क्या कहेंगे। तो इसलिए या तो वो माता पिता को यही कहते कि आप गांव में रहो, वहीं आपका जीवन बीता है, वहीं आप रहे हुए हो, शायद आप वहीं कंफर्टेबल रहेंगे ऐसे कहते हुए। और अगर गांव का ज़मीन घर सब कुछ बेच करके शहर में उसने अपने आप को सेटल किया हो तो सोचता है कि माता पिता को कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम में रखा जी। जाए या ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर उनको हर प्रकार की फैसिलिटी प्राप्त हो और समय प्रति समय हम जाकर के उनको मिलते आएंगे। लेकिन शायद ये वही बच्चे ऐसा समझते हैं या करते हैं कि जिनको माता पिता ने भी कहीं हॉस्टल में रख दिया हो अच्छा। बचपन में और इसीलिए वो बच्चों को माता पिता की कदर नहीं हुई या जिस तरह से उनको माता पिता का स्नेह परवरिश चाहिए थी उस समय उनको दूर रखा गया। जी। तो वो समझते हैं कि माना एक प्रकार का जिसको हम कहे कार्मिक अकाउंट भी है जो यहीं सेटल होता है जी। और यहाँ सेटल होना है तो ये समय तो आएगा ही। दूसरी बात कि कई बार ये भी बच्चे समझते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गैप हो गया है और वो हमारे लेवल में नहीं है, इसलिए भी ऐसा करते हैं। दीदी, क्या एज अ पेरेंट मुझे बच्चों के साथ अपडेटेड रहना ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं खुद भी पुराने विचारों के साथ ही घिर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। फिर बिल्कुल मैं उनसे कैसे उम्मीद करूँ कि वो मेरा ख्याल रखेंगे कि या मुझे लोगों के साथ उतनी ही इज्जत के साथ में ट्रीट करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। बिल्कुल तो आई थिंक अपडेटेड रहना पेरेंट्स के अपडेटेड लिए भी रहना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं माता पिता को भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, जी। तभी वो शायद बच्चों को भी उनके साथ कंफर्टेबल फील होंगे, वो भी बच्चों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जी। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि माता पिता ने शायद उनके माता पिता के साथ ऐसा ही कुछ सुलूक किया हो। इसलिए मैंने कहा कर्मों की गति यहाँ बहुत गुह्य है। एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ, बिल्कुल। माना जहाँ पर भी आप देखेंगे वो उदाहरण याद आता है मुझे जी। कि एक बार एक माता पिता ने बेटा बहू थे और उनका पोता था, तो बेटे बहू को कहीं पार्टी में जाना था तो माता अकेली थी घर में, तो कहा कि भाई मैं क्या करूं, तो कहा आप यहीं रहो, घर में रहो और हम पार्टी में होकर के आते हैं। माँ ने कहा फिर खाने के लिए क्या करेंगे, माना वो खुद मॉडर्न किचन में जाकर खाना नहीं बना सकती थी, बुजुर्ग थी, तो कहा खाने के लिए क्या करेंगे। तो बहू ने कहा ऐसा है माता जी, पास में ही लंगर चल रहा है, अच्छा। तो क्यों न आप ऐसा करो आज लंगर में ही खा के आ जाओ। कहा ठीक है। जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और जाने लगे तो पोते ने, माना छोटा सा बच्चा था, तो उसने अपने पापा से कहा कि
पापा मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा होकर है ना अपना घर जो है ना कोई गुरुद्वारा के पास में ही लूँगा। तो माँ ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा कि नहीं ये सहज होगा ना, कि जैसे आज दादी को खाना था तो आपने कहा कि पास में लंगर में चले जाना तो खा के आएंगे आप वहाँ। तो ऐसे ही जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी ऐसे पार्टीज में मुझे भी तो जाना पड़ेगा, तो फिर आपका खाने का क्या करेंगे? तो आप दोनों को फिर लंगर में ही भेज सकेंगे ना हम। माना भावार्थ ये है कि जैसा सलूक हम अपने माता पिता के साथ करेंगे तो शायद कल को हमारे बच्चे भी हमसे वही सलूक करने वाले हैं। जी दीदी। इसीलिए हर रीति से अगर देखा जाए तो यहाँ कर्म फिलॉसफी बहुत डीपली कनेक्टेड है। या तो हमारा व्यवहार अपने बड़ों के साथ जैसा होगा वैसे बच्चे हमारे साथ करेंगे, या तो फिर ऐसा होगा कि बच्चों को हमने बचपन में ही कहीं हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया, माना दूर भेज दिया, तो उनको जो लगाव होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ वो लगाव नहीं होता है। जी। और जब वो लगाव नहीं होता है, उन्होंने उनकी डिफ़िकल्टीज को नहीं समझा या जिस तरह से भी हुआ, तो बच्चे भी सोचते हैं हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए, एग्जैक्टली। तो माता पिता भी ऐसे ही रहे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कर्म फिलॉसफी दोनों केसेस में जी। कर्म फिलॉसफी बहुत डीपली कनेक्टेड है यहाँ पर। जी दीदी। दीदी बच्चों की पढ़ाई ये एक समस्या सी बनती जा रही है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन ध्यान चारों तरफ उनका भटकता रहता है। तो उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है कि बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए नेचुरल है कि हमें कुछ चीज़ों का डिसिप्लिन घर में खुद रखना होगा। ओके। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चों का मेन भटकाव आज टेलीविज़न आदि है ना, कि उनके कई फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं वो देखना चाहते हैं, तो नेचुरली इतना टाइम उनका चला जाता है। जी। अब अगर माता पिता टेलीविज़न देख रहे हैं तो स्वाभाविक है बच्चे को भी आएगा मैं भी देखूं, वो भी बाहर आ जाता है। जी। उस समय माता पिता उसको कहते जाओ तुम कमरे में पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करने के लिए उसको भेजा चला जाएगा प्रेशर के कारण, या जैसे बड़ों ने कहा माता पिता ने कहा इसीलिए तो चला जाएगा, लेकिन उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि उसका मन बाहर ही चला जाता है कि वहाँ वो लोग टीवी देख रहे हैं, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो लोग मैच देख रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। तो इसीलिए उसका मन नहीं लगता है। और इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी कभी कभी कुछ त्याग करने की आवश्यकता है। ओके। कि कुछ समय आप अपने प्रोग्राम्स नहीं देखो, है ना, या उसको रिकॉर्डिंग मोड पर रख दो, करेक्ट। या आप अपने समय पर देखिए, लेकिन बच्चों के सामने जितना आप नहीं देखेंगे और फिर आप बच्चों को कहेंगे तो शायद वो बच्चों के ऊपर असर भी करेगा कि हाँ मम्मी पापा भी तो नहीं देख रहे हैं ना। करेक्ट। उनको वहीं बैठ के पढ़ाओ, ताकि उसका ध्यान अगर भटक रहा है आप उसको कहो रूम में जा कर के पढ़ो, वहाँ वो कभी मोबाइल से किसी से बात कर रहा है, फ्रेंड से बात कर रहा है, कुछ भी हो रहा है आपको पता ही नहीं, आपको लगता है पढ़ रहा है। उसके बदले आप त्याग करो, उस समय टीवी नहीं देखो, आप बैठो वहीं ड्राइंग रूम में ही और बच्चों को भी वहीं बैठाओ अपने साथ और उसको कहो कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताओ, मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट लो। जितना माता पिता बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। करेक्ट। अगर माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों की पढ़ाई में, सोचेंगे कि भाई हमें तो आती नहीं इनकी पढ़ाई, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अरे आपको भले नहीं आती है उनकी पढ़ाई, लेकिन आप उस समय उनके साथ जब बैठते हैं तो उनको एक प्रकार का मॉरल सपोर्ट मिलता है। एग्जैक्टली। और वो मॉरल सपोर्ट ही काफ़ी है उसके लिए। जी। आप अगर इधर उधर जाते रहेंगे और फिर आप सोचो कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता है वो।
कहीं ना कहीं दीदी उसकी सोच इसी में रहती है कि मैं आगे, डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे चल रहे बहुत होते सारे हैं कि वो बेचारा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता नहीं अपने कर काम पाता पे। है। करेक्ट। तो डिस्ट्रैक्शन उसका जो जिस तरह से है आज की दुनिया में, सभी जानते हैं कि हाँ आजकल के बच्चों के लिए इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, उसमें से बच करके उसको पढ़ाई में मन लगाना जी, बहुत मुश्किल होता है सो ना। ट्रू। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके बाजू में बैठकर आप अपना काम कीजिए, है ना। आप कहो कि देखो आज आपको भी होमवर्क है, आपको भी पढ़ाई है, हमको भी अपनी पढ़ाई करनी है, आप कुछ और पढ़िए, आप कुछ अपना लेवल बढ़ाने के लिए कुछ करिए। जी। तो माना जिस तरह से आप उनके साथ में रहेंगे तो उसको इंटरनल एक प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। जी दीदी। नहीं तो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, और डिप्रेशन के कारण जब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, नींद आ रही होती है, अगर आपके सामने होंगे नींद आएंगी, माँ स्वाभाविक रीति से कहेंगी बेटा चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, कुछ बना के लाऊं, ताकि उसका कंसंट्रेशन बना रहे। जी दीदी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर में कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार जैसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको हमेशा टॉप रहना ही उनके अंदर में घूमता रहता है कि मैं किस तरह से टॉपर बनूं, किस तरह से मैं टॉपर बनूं। कई बार वो उस लेवल तक ना पहुंचने के कारण डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या किया जाए जिससे उनके अंदर कंपटीशन की भावना हो, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, ना कि नेगेटिव तरीके से। राइट। इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, जी। कि जहाँ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो, किसी को हमें नीचे गिराना नहीं है। करेक्ट। बहुत सुंदर कहा कि किसी को गिरा के उसके ऊपर चढ़ना, वो हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, कहीं ना कहीं मन कचोटता रहता है। लेकिन उनके साथ साथ अगर चले हम, ये है हेल्दी कंपटीशन। जी। तो जहाँ बुरी भावनाएं अगर किसी के प्रति पैदा हो रही है, उसी समय हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर ये भावनाएं क्यों आ रही है जी। है ना, और चेक करें। बाकी हाँ, कंपटीशन बुरी बात नहीं है। उससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर पढ़ने का जोश एक प्रकार से आ जाता है, या कुछ करने का, कुछ बनने का एक ऐसा जैसे विजन उसके अंदर तैयार होता है, तो वो करने के लिए जैसे उसके उत्साहित हो जाता है करने के लिए। लेकिन अगर अनहेल्दी कंपटीशन में अगर उस रास्ते पर वो चला जाता है, करेक्ट, तो बच्चे का दिमाग इतना सेंसिटिव होता है कि हेल्दी अगर है तो पॉजिटिव में उमंग उत्साह में आ जाता है। करेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव में चला गया तो इतना विकृत भी हो सकता है कि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी विकृति में आकर के किस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी, और फिर बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलता है उनको। बिल्कुल। जी दीदी। दीदी, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर अनएड्यूकेटेड है तो बच्चों को उनके लिए एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करते हैं अपने पेरेंट्स को किसी से इंट्रोड्यूस तक कराने में। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो वही तो लोग हैं जिनकी वजह से आज आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी क्या राय है? उन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि माता पिता भले साधारण है, इतने एजुकेटेड भले ना हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको पाला पोसा और इतना अच्छे स्कूल में अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो यही तो उनका बड़प्पन है। करेक्ट। उनके जो वैल्यूज़ है, शायद आज एक एजुकेटेड वर्ग के लोगों से कहीं ज़्यादा है। उनके अंदर का जो भोलापन होता है, उनके अंदर का जो एक निर्मल स्वभाव होता है, एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल। दीदी, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा काम काज में अपने आप को व्यस्त करने वाले पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए, उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता है। लेकिन जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर में एक सिंपल सी इनोसेंस होती है जो हर वक्त वो अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए।
और इसीलिए मैं समझती हूँ कि उस समय माँ का एक कर्तव्य हो जाता है कि अपने बाप के जो विशेषताएं हैं जी। वो बच्चों के आगे हाईलाइट करें, अच्छा। उसके प्रति उसका रिगार्ड और रिस्पेक्ट बिठाएं, है ना। और जब वो भाव अंदर में वो क्रिएट करती है बच्चे के अंदर में, जी। तो शायद वो बच्चा उसी नज़रिए से उसके पापा को देखना शुरू करता है। और पापा भी अगर अपनी माँ के प्रति इस तरह का एक रिगार्ड उसके मन के अंदर बिठाएं कि भले आज उनके पास दुनिया का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो है सूझबूझ जिस तरह की है, वो चीज़ों के बारे में उनको अवेयर कराए जी। और उसको हाईलाइट करे, तो शायद बच्चे की वो नज़र बदल जाएंगी अपने जी। पेरेंट्स के प्रति। और फिर उसको इतना गर्व महसूस होने लगेगा अपने पेरेंट्स के प्रति, क्योंकि वो जब दूसरे के पेरेंट्स को देखता है तो उसको लगता है कि भले इनके पास सब कुछ है, लेकिन कई बार वो देखते हैं कि भाई एजुकेटेड पेरेंट्स है तो वो बच्चों को डांटने में मारने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, इतना नहीं समझता है, इतना नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर तो उस समय उसको ये गर्व महसूस होगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना बेस्ट है। जी। तो ये मैं समझती हूँ माँ का कर्तव्य है कि पिता के प्रति उसका भाव बिठाए, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ाए, और पिता का कार्य है कि अपनी माँ के प्रति वो बच्चे के अंदर भावना बढ़ाए, बिठाए और उसको अवेयर कराए कि देखो आज इसके पास जो धन है ना, शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये जब अवेयरनेस है तो उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जी। क्योंकि अक्सर उसके फ्रेंड्स या स्कूल में उसके पेरेंट्स के बारे में लोग, तेरे पेरेंट्स तो अच्छा पढ़े लिखे भी नहीं, फिर तुम क्या करता है, तो वो चीज़ों का वर्णन इतना ज़्यादा होता है, तब उसको वो इन्फीरियरिटी डेवलप होती है। तो जैसे वो फ्रेंड्स सुनाते हैं तो इन्फीरियरिटी डेवलप हुई, ऐसे कि पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति वो भाव अगर बिठाएं जी। बच्चे का, तो शायद उसके वो इन्फीरियरिटी ख़त्म नहीं खाली होती है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स के लिए इतना गर्व महसूस होगा कि दूसरों के सामने भी वो बोलने में हिचकिचाएगा नहीं। जी दीदी। दीदी कई बार बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के भी अंदर मैंने नोटिस किया है ग्रैटिट्यूड की जो होती है वो बहुत कमी होती है। छोटी छोटी चीज़ें जो एक दूसरे के लिए वो करते हैं उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। कई बार होता है कि हाँ ये तो अपने ही हैं, इनको तो करना ही है। वो वाली जो एक एटीट्यूड है वो ग्रेटफुल होने नहीं देती। इसका क्या किया जाए? ऐसा है कि बच्चों के मन के अंदर वो बात, वैसे तो एजुकेशन में मैनर्स में सिखाया ही जाता है, स्कूल से ही ये चीज़ आ जाती है कि भाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि जब आपको कोई कुछ देता है करता है आपके लिए तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, वेदर दे आर योर पेरेंट्स और योर ब्रदर्स सिस्टर्स और कोई भी आपके आसपास जो भी है उसके लिए। लेकिन क्या होता है कि जब वो बच्चा देखता है कि भाई मैं इतना करता हूँ, क्योंकि आजकल की पढ़ाई के अंदर जिसको कहा जाए कि एक टास्क दिया जाता है बच्चों को स्कूल्स में। मैंने कई इंटरनेशनल स्कूल्स देखी ऐसी कि जहाँ बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट दे करके उनको माना कई चीज़ें उसमें से वैल्यूज सिखाने के लिए, वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट, हाँ इट्स अ सब्जेक्ट, नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, लेकिन उसके लिए उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको घर में जा करके अपने टोटल फैमिली मेम्बर्स के साथ ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। माना यू हैव टू टेक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल, इन्वॉल्व एवरीवन, और उनका कोऑपरेशन लेकर के आपको ये करना है। तो उसमें कोऑपरेशन की एक फीलिंग, वैल्यू को समझाते हैं कि जैसे सब कोऑपरेट करके अगर वो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी खुशी कैसी होती है। और फिर इस तरह से वो बच्चों को भी कहा जाता है कि आपको सारे, मैंने एक जगह प्रोग्राम खास करके अपना जो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम चलता है एजुकेशन का, टच द लाइट प्रोग्राम स्कूल्स में खास करके जो चलाते हैं बच्चों के प्रति, उसमें मैंने देखा कि एक वीक, वंस इन अ वीक वो हमारी बहनों को बुलाते हैं स्कूल्स में, और वहाँ पर जब जाते हैं तो वो बहनें उन बच्चों को, जैसे कोऑपरेशन ये वैल्यू है,
तो वो कोऑपरेशन की वैल्यू उनको सारा समझाते हैं, उसका बेनिफिट समझाते हैं, उससे क्या होता है वो समझाते हैं, और फिर बच्चों को कहते हैं ये पूरा वीक आपको देते हैं कि आपको हर एक को कोऑपरेट करना है। मम्मी को क्या हेल्प किया, क्या कोऑपरेट किया, और फिर वो सब कुछ लिखना है। एंड द एंड ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक व्हेन वी जब हम जाते हैं तब वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या किया, वर्कशॉप इस तरह से करते हैं। आप मानेंगे नहीं, घर में जैसे ही बच्चे जाते हैं जी। तो वो माँ को कहते हैं आज जो है ना मैं आपको क्या हेल्प करूँ किचन में, क्या हेल्प करूँ। अच्छा, माँ ने कहा कि तुम ड्राइंग रूम पूरा है ना साफ कर दो। तो हमने देखा कि जब उनको ये टास्क दिया जाता है कि आपको सबको कोऑपरेट करना है, तो वो बच्चे इतने एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, घर में जाकर वो कहते हैं नहीं हमको कुछ काम दो, हमको। माँ भी सोचती है आज ये बच्चे को क्या हो गया, काम दो काम दो, क्योंकि उसको मैक्सिमम टास्क दिखाना है क्लास के सामने। करेक्ट। कि मैंने सारे हफ्ते में 50 टास्क किए, या जिसके सबसे मैक्सिमम होंगे उसको कुछ ना कुछ छोटी सी गिफ्ट देते हैं। तो इसलिए तो क्या होता है कि वो बच्चा मैक्सिमम टास्क कंप्लीट करने के लिए रोज माँ को मदद करता है, फिर उसमें लिख देता है करेक्ट। मैंने आज ये किया, पापा को हेल्प करने के लिए, सिस्टर को हेल्प करने के लिए, ब्रदर को हेल्प करने, सोसाइटी में हेल्प करने के लिए, इस तरह से जी। और जब उसके मैक्सिमम हो जाते तो उसको खुशी होती। लेकिन उस बीच में वो कोऑपरेशन की एक वैल्यू थी, जो वो टास्क सीख था, जाता है। लेकिन उसमें उसने कई चीज़ें जो सीखी होती है। नेक्स्ट वीक जब टीचर आती है तो उसको पूछती है कि आपने ये करने में क्या महसूस किया, व्हाट डिड यू लर्न। तो जब वो अपने अपने अनुभव सुनाते हैं कि भाई मेरे ब्रदर को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टास्क करना था, तो मेरा ब्रदर नहीं तो मेरे पर हमेशा गुस्सा करता था, मैं उसका कोई काम नहीं करता था। तो जब उसका किया तो वो इतना खुश हो गया, इतना हैप्पी हुआ, मेरे लिए नेक्स्ट डे चॉकलेट लेके आया, मेरे को भी उसने मदद किया। इतने सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। जी जी जी। कहीं नेक्स्ट वीक टास्क देते हैं काइंडनेस के ऊपर, और वो काइंडनेस भाई आपको हर एक, तो कोई गरीब होता है उसको रास्ता क्रॉस कराने में मदद कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो काइंडनेस जेनरसिटी दिखाने के लिए। तो ये देखा कि ये वैल्यूज़ को लेकर के जब वो बच्चे चलते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। और आजकल अवेयरनेस ऐसी क्रिएट हो गई है जी। मॉडर्न स्कूल्स में भी, एजुकेशन में भी, कि इस चीज़ को उन्होंने महत्व दिया है। जी दीदी। बहुत खुश होते हैं बच्चे उससे। जी दीदी। एक नई तरीके से शिक्षा देने की एक कोशिश है, और उसमें ब्रह्मा कुमारी तो काफ़ी कई स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट्स कराते हैं बच्चों को। ब्यूटीफुल दीदी।